तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आपदा प्रबंधन डिज़ास्टर मैनेजमेंट से संबंधित एक टेस्ट देखेंगे, जिसमें से टॉप 100 क्वेश्चंस इसमें से है। इस वीडियो में हम पहले शुरुआत के 50 क्वेश्चंस करेंगे, फिर अगले वीडियो में अगले 50 क्वेश्चंस करेंगे। इसमें आपदा प्रबंधन से संबंधित कुछ बहुत ही प्रमुख और अच्छे क्वेश्चंस लाए गए हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, 1883 में किस द्वीप पर हुए भीषण ज्वालामुखी विस्फोट के कारण लगभग 125 फीट ऊंची विनाशकारी सुनामी तरंग की उत्पत्ति हुई थी? तो दोस्तों, अगर हम देखें तो 1883 में क्राकतोवा द्वीप पर एक भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, और इसी के प्रभाव के तहत जो तटीय क्षेत्र थे, कोस्टल एरियाज थे, उसमें 125 फीट ऊंची विनाशकारी समुद्री तरंग यानी सुनामी की उत्पत्ति हुई थी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना NCRMP के अंतर्गत चक्रवात प्रवण भारतीय राज्यों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाई वल्नरेबिलिटी कैटेगरी में आता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम शमन परियोजना, जिसको हम NCRMP भी बोलते हैं, उसके तहत 2 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी है हाई वल्नरेबिलिटी कैटेगरीज। इसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं, तो ये आपको ध्यान देना चाहिए। इसमें आंध्र प्रदेश आता है, जहाँ पर बहुत सारे चक्रवात आने की संभावना बनी रहती है। दूसरा गुजरात है, तीसरा तमिलनाडु और चौथा वेस्ट बंगाल है। इन 4 राज्यों को हाई वल्नरेबिलिटीज़ कैटेगरी में शामिल किया गया है। दूसरी तरफ लो वल्नरेबिलिटीज़ कैटेगरीज वाले राज्य हैं। इनमें से कौन कौन से हैं, तो लो वल्नरेबिलिटी कैटेगरी वाले राज्यों की अगर बात करें तो उसमें से महाराष्ट्र आता है, आपको ध्यान रखना है, कर्नाटक आता है, और एक राज्य आता है केरल निम्न भेद्यता श्रेणी यानी लो वल्नरेबिलिटी कैटेगरी में आता है। तो इसे पूछ रहा था कि कौन सा राज्य उच्च भेद्यता श्रेणी में आता है, तो इसके अंदर क्या ऑप्शन हो जाएगा, तो बी पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सुनामी का पता लगाने के लिए डार्ट तकनीकी के साथ कॉस्मिक रे डिटेक्टर स्थापित होने पर घटना से कितने घंटे पूर्व सुनामी की सूचना प्राप्त की जा सकती है? तो दोस्तों देखिए, कॉस्मिक रे डिटेक्टर इसके स्थापित होने पर घटना से कितने घंटे पूर्व सुनामी की सूचना प्राप्त की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 से 24 घंटे पूर्व। तो ये कॉस्मिक रे डिटेक्टर होने से 20 से 24 घंटे पूर्व ही इसकी सूचना प्राप्त हो जाती है, और इससे तटीय क्षेत्रों में जो सुरक्षात्मक उपाय हैं, और आप देखोगे तो समय रहते जो त्वरित सुरक्षित निकासी में सहायता हमको मिल जाती है। तो 20 से 24 घंटे इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में से तूफान की आई ऑफ द स्टॉर्म क्षेत्र की मुख्य वायुमंडलीय विशेषता क्या होती है? तो इस जो चक्रवात जब जनरेट होते हैं तो उसके बीच में जो आई होता है उसको आई ऑफ द स्टॉर्म बोलते हैं। तो इसकी विशेषता क्या है, ये आपको बताना है। तो अत्यधिक उच्च वायुदाब एवं तीव्र संवहनीय वर्षा, या दूसरा निम्न वायुदाब और वर्षा का पूर्णतः अभाव शांत क्षेत्र होता है। तो दोस्तों, अगर हम आँख की बात करते हैं, जिसे चक्रवात की आँख कहा जाता है, वह केंद्रीय क्षेत्र में वर्षा का पूर्णतः अभाव वाला क्षेत्र होता है। और इसके विपरीत अगर आँख की चारों ओर की दीवारों और बादलों के वलय वाले क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा होती है, लेकिन जो आई होता है वहाँ पर बिल्कुल वर्षा नहीं होती है और निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। तो यही सही हो जाएगा। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दक्षिणी गोलार्ध में इनके वर्ष भर निरंतर उत्पन्न रहने का प्राथमिक भौगोलिक कारण क्या है? तो देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में जलीय भाग बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से यह निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं दक्षिणी गोलार्ध में, यानी सदर्न हेमिस्फीयर में। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। विषुवत रेखा के निकट 0 से 5 डिग्री उत्तरीय एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य कोरियालिस बल के अभाव या अत्यधिक शून्य होने के कारण चक्रवातों का प्रभाव प्रायः अभाव रहता है। तो देखिए, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है। और दूसरा स्टेटमेंट है, व्यापारिक पूर्वी पवनों की पेटी का अत्यधिक प्रभाव होने के कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की गति की सामान्य दिशा पश्चिम से पूरब की ओर होती है। तो देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात व्यापारिक पूर्वी पवनों के प्रभाव से सामान्यतः पूरब से पश्चिम की ओर करते हैं, न कि पश्चिम से पूरब की ओर। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। सुनामी एंडोजेनिक फोर्स का एग्जाम्पल है, बताना है। सुनामी जो है एंडोजेनिक फोर्स के कारण समुद्र में उत्पन्न होने वाला एक बृहद तरंग है, जिसकी 90% से अधिक की उत्पत्ति प्रशांत महासागर यानी रिंग ऑफ फायर में होती है।
तो ये देखिए, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यह इंडोजेनिक फोर्स के कारण ही समुद्र में वेव्स जनरेट होती है, और ये इसका 90% आप देखोगे तो रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में ही होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, अगर हम देखें तो 2004 की सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लगभग 95% प्रवाल बत्तियाँ नष्ट हो गई थी, जिनके प्राकृतिक रूप से क्षतिपूर्ति होने में मात्र 70 से 80 वर्ष का समय लगेगा। तो दोस्तों, 2004 की जो सुनामी आई थी उसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की 45%, न कि 95%, 45% जो थी वह प्रवाल भित्तियाँ नष्ट हुई थी, और इनकी क्षतिपूर्ति में 700 से 800 वर्ष लगेंगे, न कि 70 से 80, 700 से 800 वर्ष का समय लगेगा। तो चूंकि प्रश्न में गलत पूछा गया है तो इस वजह से इसका आंसर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सुनामी चेतावनी प्रणाली क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। सुनामी चेतावनी प्रणाली के अंतर्गत भारत द्वारा बंगाल की खाड़ी में 4 तथा अरब सागर में 2 तल दाब अभिलेख, जिसको बॉटम प्रेशर रिकॉर्डर्स बोला जाता है, वह स्थापित किए हैं। भारत की सुनामी चेतावनी प्रणाली का विकास संयुक्त रूप से हैदराबाद स्थित इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जिसको हम INCOIS बोलते हैं, तथा दिल्ली स्थित इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, ये दोनों स्टेटमेंट ही सही हो जाएंगे। सुनामी रक्षा उपायों के तहत तटीय क्षेत्रों में कम से कम 500 मीटर की दूरी तथा सभी प्रकार के संरचनात्मक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो दोस्तों, यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा हेतु 500 मीटर की दूरी नहीं, 50 मीटर की दूरी तक संरचनात्मक गतिविधियों पर रोक लगाई गई। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, और 1 और 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। कथन और कारण पर विचार करना है। तो कथन क्या है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण चक्रवातों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त होती है। तो दोस्तों, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कोरियालिस बल के कारण ऐसा होता है कि चक्रवातों की जो दिशा होती है वो नदर्न हेमिस्फीयर में वामावर्त होती है तथा दक्षिण हेमिस्फीयर में दक्षिणावर्त होती है। कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण हवाएं चक्रवात के केंद्र की ओर चक्रीय गति से प्रभावित होती हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही है था। आर ए सही की व्याख्या कर रहा है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। इसमें से कुछ क्षेत्र दिए गए हैं और चक्रवातों का स्थानीय नाम बताया गया है। तो दोस्तों, पहला जो है वह कैरेबियन द्वीप समूह में जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं उनको क्या बोला जाता है? तो जो कैरेबियन द्वीप समूह में जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं उनको हम हरिकेन बोलते हैं। चीन, फिलीपींस व जापान में जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं उनको क्या बोला जाता है? तो उनको टाइफून बोला जाता है। इंडियन ओशियन में जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं उनको क्या बोला जाता है? तो उनको साइक्लोन बोला जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में वेली वेलीज हो जाएगा। तो इस वजह से अगर आप देखोगे तो आंसर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। वनाग्नि की खतरे की रेटिंग मापने के लिए 1949 में सोवियत संघ द्वारा विकसित नेस्ट रो इंडेक्स के अनुसार यदि सूचकांक का मान 1001 से 4000 के मध्य है तो आग का खतरा किस प्रकार की श्रेणी का माना जाता है? तो 1949 में नेस्टेरेव इंडेक्स सोवियत संघ द्वारा वनाग्नि के खतरे को रेटिंग करने हेतु विकसित किया गया था। तो इसमें जो है अगर सूचकांक 0 से 300 होता है तो निम्न खतरा माना जाता है। 301 से लेकर के 1000 को मध्यम या कम खतरा माना जाता है। 1001 से 4000 जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको उच्च खतरा माना जाता है, तो उच्च खतरा हो जाएगा। और 4001 से लेकर 10,000 तक का मान जो है उच्चतम खतरा, और 10,000 से अधिक मान बेहद अधिक खतरा। तो इस तरीके से ये जो है कैटेगराइज किया गया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है ये उच्च खतरा वाली श्रेणी में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। भारतीय सिंचाई आयोग के वर्गीकरण और भौगोलिक विवरण के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किन 3 शहरों को के मध्य स्थित क्षेत्र यानी त्रिभुज को अत्यधिक सूखा प्रवण क्षेत्र माना जाता है? तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये भारतीय सिंचाई आयोग के वर्गीकरण के अनुसार है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें अहमदाबाद, जालंधर और कानपुर, ये जो ट्रायंगल बनता है, इस ट्रायंगल के मध्य जो क्षेत्र आता है, जो एरिया आता है, उसको अत्यधिक सूखा प्रवण क्षेत्र माना जाता है भारतीय सिंचाई आयोग के वर्गीकरण के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। भारत सरकार द्वारा सुनामी तरंगों के संचरण की वास्तविक समय पर जानकारी और निगरानी हेतु तटीय क्षेत्रों में कुल कितने ज्वार भाटा मापक तंत्र टाइड गॉज इंस्ट्रूमेंट स्थापित किए गए हैं? तो दोस्तों, भारत सरकार द्वारा समुद्री तटीय क्षेत्रों में सुनामी तरंग के संचरण और गति की वास्तविक निगरानी हेतु कुल अगर आप देखोगे तो 30 ज्वार भाटा मापक तंत्र टाइड गॉज इंस्ट्रूमेंट स्थापित किए गए हैं।
क्योंकि विकल्प में 30 है नहीं, तो इसका ई ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को उनकी विशिष्ट भौगोलिक आकृति के कारण वी आकृति गर्त चक्रवात भी कहा जाता है, वी शेप्ड डिप्रेशन भी कहा जाता है। इन चक्रवातों के संदर्भ में इस आकृति के बनने का मुख्य कारण क्या है, यह बताना है। तो दोस्तों, अगर हम इसके मुख्य कारण की बात करें तो उष्ण वायु राशि और ठंडी वायु राशि के परस्पर मिलने से ये ध्रुवीय वातावरणों का निर्माण होता है। इस वजह से ही इसको हम वी शेप्ड डिप्रेशन कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। भूकंप आने से ठीक पूर्व संबंधित भौगोलिक क्षेत्र के वायुमंडल में किस गैस की सांद्रता या मात्रा में अचानक असामान्य वृद्धि हो जाती है, जिसे भूकंप के आने का एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संकेतक माना जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, भूकंप आने से पूर्व धरातल के भीतर जो हलचल मचती है और संपीड़न के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में बदलाव होते हैं। वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध हो चुका है कि जो भूकंप का पॉसिबिलिटी एरिया होता है, वहाँ वायुमंडल में अचानक रेडान गैस की मात्रा असामान्य रूप से बढ़ जाती है। इसके साथ ही अगर आप और भी अन्य इंडिकेटर्स की बात करोगे तो जो पालतू पशु हैं, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, इनके व्यवहार, इनके बिहेवियर में परिवर्तन देखने को मिलता है, जिससे हम भूकंप की संभावितता का अनुमान लगा लेते हैं। तो इसमें रेडान गैस की मात्रा बढ़ जाती है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। भूकंपीय गतिविधियों और उनके वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है बताना है। पहला स्टेटमेंट है, सामान्य भूकंप में भूकंप मूल की गहराई भूपटल से 0 से 50 किलोमीटर तक होती है। IMD ने भूकंपीय गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए देश में कुल 55 भूकंप विज्ञान वेधशालाएं स्थापित करनी है, तो बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भूकंप की गहराई के आधार पर जो सामान्य भूकंप होते हैं उनकी गहराई 0 से 50 किलोमीटर तक ही होती है। भूकंप मूल यानी फोकस, जहाँ से ओरिजिनेट होता है। और IMD ने देश में कुल 55 भूकंप विज्ञान वेधशालाएं स्थापित करी हैं भूकंपीय गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए। ये स्टेटमेंट दोनों भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। भारत में भूस्खलन की संवेदनशीलता और वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। GSI यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार भारत के कुल स्थलीय क्षेत्र का लगभग 12.6% हिस्सा भूस्खलन प्रवण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, पहला स्टेटमेंट देखिए सही हो जाएगा। GSI के अनुसार 12.6% हिस्सा भारत का कुल स्थलीय क्षेत्र का लगभग भूस्खलन प्रवण क्षेत्र यानी लैंडस्लाइड प्रोन एरिया माना जाता है। भारत में भूस्खलन का जो क्षेत्रीय विवरण है वह सर्वाधिक पश्चिमी घाट क्षेत्र में लगभग 66.5% पाया जाता है, जबकि उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र इस मामले में सबसे कम प्रमाण है। तो देखिए, स्टेटमेंट यह गलत हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रीय वितरण में सबसे ज़्यादा जो प्रोन एरिया है वह उत्तर पश्चिमी हिमालय है, नॉर्थ वेस्ट हिमालय 66.5%। उसके बाद जो है नॉर्थ ईस्ट हिमालय है 18-19% के आसपास है, 18.8%। और सबसे कम जो है वह पश्चिमी घाट है यानी वेस्टर्न घाट है, 14% के आसपास है। तो ये स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंडाई फ्रेमवर्क और भारत द्वारा इस मिशन में उठाए गए कदमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो दोस्तों, पहला स्टेटमेंट है कि जो सेंदाई फ्रेमवर्क है वह वर्ष 2015 से 30 तक की अवधि के लिए एक स्वैच्छिक और गैर बाध्यकारी नॉन बाइंडिंग अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। तो देखिए दोस्तों, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 2030 तक की अवधि के लिए ही है और स्वैच्छिक है और नॉन बाइंडिंग है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों तथा 7 वैश्विक लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसमें हम आपदा जोखिम को कम करने के लिए 4 प्राथमिक क्षेत्र और 7 वैश्विक लक्ष्य को डिसाइड किया है, निर्धारित किया है। और सेंडाई फ्रेमवर्क के लक्ष्यों के अनुरूप भारत सरकार द्वारा 1 जून 2016 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना NDMP का शुभारंभ किया गया। तो यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। तो देखिए, रिक्टर स्केल जो है भूकंप की तीव्रता का प्रत्येक अगला अंक अपने पिछले अंक की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता यानी इंटेंसिटी को प्रदर्शित करता है। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रिक्टर स्केल में ऐसा ही होता है, जो पिछला अगला अंक है वह पिछले अंक से 10 गुना अधिक आयाम यानी तीव्रता को प्रदर्शित करता है। दूसरा स्टेटमेंट है, रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगले अंक की वृद्धि होने पर भूकंप के दौरान मुक्त होने वाली कुल एनर्जी यानी ऊर्जा में लगभग 32 गुना अधिक बढ़ोतरी हो जाती है। तो बिल्कुल यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर रिक्टर स्केल पे अगर मान लो 2 तीव्रता का कोई भूकंप आया है और 3 तीव्रता का भूकंप आया है, तो अगर 2 से 3 जाओगे तो इसकी इंटेंसिटी तो 10 टाइम से बढ़ जाएगी।
लेकिन जब इसकी एनर्जी की बात करेंगे, एनर्जी यानी ऊर्जा की बात करेंगे, तो 2 के कंपैरिजन में जब 3 रिक्टर स्केल का भूकंप आएगा तो इसकी एनर्जी 32 गुना बढ़ जाएगी, 32 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आप देखोगे तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, यही स्टेटमेंट इसका, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन के लिए भारत सरकार द्वारा विशिष्ट मंत्रालयों को नोडल मंत्रालय घोषित किया गया है। निश्चित रूप से किया गया है। आपदा के प्रकार और उनका से संबंधित नोडल मंत्रालय कौन, उससे संबंधित रूल्स रेगुलेशंस बनाता है। तो अगर आप देखोगे तो भूस्खलन की जब हम बात करते हैं तो लैंड स्लाइड, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो लैंड स्लाइड है यह खनन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी भूस्खलन से संबंधित जो भी नीति निर्माण का काम होगा वह खनन मंत्रालय करेगा। दूसरा हिमस्खलन यानी एवलांसेस, इससे संबंधित जो नोडल एजेंसी है वह रक्षा मंत्रालय है, हिमस्खलन रक्षा मंत्रालय है, ये ध्यान रखना है। और सूखा ड्रॉट के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशन या मैनेजमेंट का काम होता है वह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय करता है, और वनाग्नि फॉरेस्ट फायर या पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय करता है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं 21 की। तो वर्ष 1953 में प्रारंभ की गई चक्रवातों के नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में अंग्रेजी वर्णमाला के चुनिंदा अक्षरों का नामकरण सूची से वर्जित रखा गया। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर इस वर्जित श्रेणी से। देखिए, तो चक्रवातों के नामकरण की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है जिसको 1953 में स्टार्ट किया गया था, और इसके तहत कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए थे ताकि चक्रवातों का ठीक से नामकरण हो सके, और उससे संबंधित जो नामकरण की व्यवस्था है उनमें कुछ हम लेटर को प्रतिबंधित किया गया है। प्रतिबंधित करने का रीज़न ये है कि इस तरह के अक्षर जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं प्रोनाउंसिएशन में और तमाम तरीके की चीज़ों में, तो जैसे इनको प्रतिबंधित कर दिया गया है कि इन अक्षरों का यूज ही, इन लेटर्स का यूज ही नहीं होगा। तो इनमें से आपको ध्यान रखना है कि क्यू हो गया, यू हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया और जेड हो गया, इन अक्षरों को शामिल नहीं किया जाता है। तो इसमें से जो है शामिल नहीं है बताना है, तो डब्ल्यू शामिल नहीं है, यानी क्यू यू वाई शामिल है, एक्स शामिल है, जेड शामिल है, इस तरह के अक्षरों को शामिल किया गया है, इनको वर्जित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 के अंतर्गत किसी आपदा के संबंध में दुर्भावनापूर्ण तरीके से झूठी अफवाह या गलत चेतावनी फैलाने पर दोषी व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से किस दंड का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, इसमें 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना, इस तरह का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार के आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के तहत कार्यरत भवन निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद BMTPC द्वारा देश का पहला आपदा शुभेद्यता एटलस यानी वल्नरेबिलिटी एटलस किस वर्ष लॉन्च किया गया था? दैट इज द क्वेश्चन। तो दोस्तों, भवन निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद BMTPC द्वारा भारत का जो पहला शुभेद्यता एटलस है ना, वो 1997 में लॉन्च किया गया था। 1997 में लॉन्च किया गया था। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो इसमें ABCD इन तीनों में से 1997 नहीं है, अतः उपरोक्त में से कोई नहीं, यह वाला कथन ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, जंगल की आग, वनाग्नि, दावानल के प्रकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह जंगल की आग का वह प्रकार है जिसमें जमीन के नीचे दबे संचित शुष्क ईंधन, कार्बनिक पदार्थों तथा वृक्षों की जड़ों का धीमा दोहन होता है। तो दोस्तों, भारत में वनाग्नि की कुल घटनाओं में से लगभग 10 से 15% घटनाएं इस श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। उपरोक्त विवरण वनाग्नि के किस विशिष्ट प्रकार को परिभाषित करता है? तो देखिए, ये फीचर बताया गया है कि यह एक जंगल के प्रकार की आग है जिसमें जमीन के नीचे दबे संचित शुष्क ईंधन, कार्बनिक पदार्थों तथा वृक्षों की जड़ों का धीमा दहन होता है। और भारत में वनाग्नि कुल घटनाओं में से लगभग 10 से 15% घटनाएं इसी श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। तो यह आपको बताना है कि ये किस प्रकार की फायर का वर्णन है, ग्राउंड फायर का है कि ग्राउंड फायर का है कि सरफेस फायर का है कि लेडर फायर का है। तो देखिए, उपरोक्त विवरण जो है ना वह ग्राउंड फायर का है, ग्राउंड फायर का। और अगर हम देखें तो यहाँ पे जो सरफेस फायर है ना, ये सबसे आम फायर है भारत में। सरफेस फायर सबसे आम फायर है, लगभग 70% सरफेस फायर की घटनाएं होती हैं। और जो क्राउन फायर होता है वह पेड़ के ऊपरी हिस्से को जलाती हैं। ये क्राउन फायर है,
ये पेड़ के ऊपरी हिस्से जो ट्रीज़ होता है उसके ऊपरी हिस्से को जला देती हैं, तो इसको क्राउन फायर बोला जाता है, और जो कि कुल घटनाओं का लगभग 10% है। तो सबसे ज़्यादा सरफेस फायर 70%, ध्यान रखना है। ग्राउंड फायर वही 10 से 15%। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD द्वारा ग्रीष्म ऋतु में हीट वेव और गंभीर हीट वेव्स की घोषणा हेतु विशिष्ट मानक निर्धारित किए गए हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियाँ किसी मैदानी स्टेशन पर गंभीर हीट वेव को घोषित करने के लिए आवश्यक मानदंडों को सही रूप से दर्शाती हैं? तो देखिए, मैदानी स्टेशन पर अगर अधिकतम तापमान सामान्य से 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड अगर अधिक हो जाता है तो हम इसको क्या कहते हैं, गंभीर हीट वेव की श्रेणी में डाल देते हैं। यदि तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 4.5 से 6.4 के बीच अगर होता है तो उसको सामान्य हीट वेव बोला जाता है। 6.4 से अगर अधिक हो जाता है तब उसको गंभीर हीट वेव बोला जाता है। यह आपको ध्यान रखना है, तो बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, यूनेस्को IOC के सुनामी रेडी रिकॉग्निशन प्रोग्राम के अंतर्गत तटीय समुदायों को आपदा के प्रति सुदृढ़ बनाने हेतु कुल 12 मानकीकृत संकेतकों को पूरा करना अनिवार्य होता है, जिसका प्रमाणीकरण प्रत्येक 4 वर्ष में नवीनीकृत किया जाता है। दूसरा है कि इस कार्यक्रम के तहत उड़ीसा के 2 तटीय गांवों वेंकट रायपुर और नेलियासाही को देश में सबसे पहले सुनामी रेडी के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। इमरजेंसी इवेंट्स डेटाबेस EMDAT बेल्जियम स्थित सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एपिडेमियोलॉजी ऑफ डिजेस्टर CRED तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय पहल है। EMDAT मानदंडों के अनुसार किसी घटना को वैश्विक स्तर पर डिजास्टर के रूप में वर्गीकृत करने के लिए कम से कम 10 लोगों की मृत्यु होना और न्यूनतम 100 लोगों का प्रभावित होना आवश्यक शर्तों में शामिल है। तो दोस्तों ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। EMDAT बेल्जियम स्थित सेंटर फॉर रिसर्च ऑन द एपिडेमियोलॉजी ऑफ डिजेस्टर्स और WHO की पहल है, और इसके तहत डिजास्टर के रूप में अगर वर्गीकृत करना है किसी घटना को तो कम से कम 10 लोगों की मृत्यु हो और 100 लोगों का प्रभावित होना आवश्यक होता है। तो इस तरीके से दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा के 25 के अंतर्गत प्रत्येक जिले में DDMA यानी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसका पदेन अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर होता है तथा स्थानीय प्राधिकरण का निर्वाचित प्रतिनिधि इसका सह अध्यक्ष होता है। इस अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत राष्ट्रीय कार्यकारी समिति या पदेन अध्यक्ष केंद्रीय गृह सचिव होता है, और अधिनियम की धारा 44 के तहत 2006 में गठित NDRF में वर्तमान में कुल 16 बटालियन शामिल हैं। तो दोस्तों ये देखिए तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो अधिनियम की धारा 44 के तहत NDRF ध्यान रखना है, और अधिनियम की धारा 9 के तहत राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन होता है, और अधिनियम की धारा 25 के तहत DDMA का गठन होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, तो तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। कथन और कारण है। कथन क्या कह रहा है कि भारत के प्रायद्वीपीय भाग में स्थित पश्चिमी घाट की तुलना में उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र भूस्खलन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। तो दोस्तों अभी इसको डिस्कस किया गया था ऊपर वाले क्वेश्चंस में। तो ए वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल उत्तर पश्चिमी हिमालय भूस्खलन के लिए अत्यधिक संवेदनशील है पश्चिमी घाट की तुलना में, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है जिसका निरंतर उत्थान हो रहा है तथा जिसका अधिकांश भाग भूकंपीय सक्रियता के साथ साथ परतदार शैलों और संगठित पदार्थों से निर्मित होता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और देखिए ये स्टेटमेंट जो कथन है उसको व्याख्यायित भी कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, अतः ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। आपदा प्रबंधन संस्थाएं दिया हुआ है और इससे संबंधित मुख्यालय दिए हुए हैं, यानी हेडक्वार्टर दिया हुआ है। तो देखिए एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर यह कहाँ पर है? तो दोस्तों यह जो है बैंकॉक में है। दूसरा, एशियन डिजास्टर रिडक्शन सेंटर कहाँ पर है? तो दोस्तों यह जो है कोबे में स्थित है। तीसरा, ग्लोबल फैसिलिटी फॉर डिजास्टर रिडक्शन एंड रिकवरी कहाँ पर है? तो यह वाशिंगटन DC में है। और कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर यह कहाँ है? तो ये न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश किया गया था। CDRI जिसको बोलते हैं, 2019 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 31, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय और धाराएं शामिल हैं? तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें से आप देखोगे तो अगर इसमें कुल 11 धाराएं और 11 अध्याय और 79 धाराएं हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। तो वर्ष 1984 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
यूएनडीपी की सहायता से वन आग नियंत्रण कार्यक्रम का क्रियान्वयन सर्वप्रथम किन राज्यों के वन क्षेत्रों में किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में मरुस्थल प्रसार पर नियंत्रण और कृषि योग्य भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के उद्देश्य केंद्रीय भूमि संरक्षण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए 1953 में मरुस्थल प्रसार पर नियंत्रण करने के उद्देश्य और कृषि योग्य भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के उद्देश्य से केंद्रीय भूमि संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई थी 1953 में। कोई भी ऑप्शन नहीं है तो डी ई इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, आईएमडी के मानदंडों के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटना क्लाउड बर्स्ट की घटना के घटित होने के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन, कौन सी भौगोलिक दिशा अत्यंत अनुकूल मानी जाती है। देखिए कौन सी भौगोलिक दिशा अनुकूल मानी जाती है, तो किसी अवरुद्ध क्षेत्र में बादलों के नीचे से आने वाली गर्म वायु के दबाव से बादलों का अत्यधिक तीव्र गति से ऊपर उठना तथा बहुत कम समय में संघनन होना, कंडेंसेशन होना, यही जो है फाइनली क्लाउड बस्ट की घटना को अंजाम देता है। इस तरह की भौगोलिक दशा ही, तो यही स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। पूर्वोत्तर भारत यानी नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है, विशेषकर मेघालय में कोयला निकालने हेतु प्रचलित पारंपरिक जो रैट होल माइनिंग है, इसकी दो प्रणालियाँ साइड कटिंग और बॉक्स कटिंग की कार्य प्रणाली के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों रैट होल माइनिंग की दो प्रणालियाँ हैं, एक को साइड कटिंग बोलते हैं और एक को बॉक्स कटिंग बोलते हैं। अगर हम साइड कटिंग में देखें तो साइड कटिंग में होता यह है कि पहाड़ी का जो निचला पार्ट है, लोअर पार्ट है, उसमें हम 3 से 4 फीट व्यास की एक क्षैतिज सुरंग बनाई जाती है। मतलब जैसे ये पहाड़ है, इसका जो निचला पार्ट है इसमें 3 से 4 फीट व्यास का एक जो है क्षैतिज सुरंग हॉरिजॉन्टल जो है कैनाल बनाई जाती है। जबकि बॉक्स कटिंग जो होता है वह ऊपर से, मतलब जो पहाड़ का जो ऊपरी पार्ट है, ऊपर से वर्गाकार या आयताकार रूप में खुदाई की जाती है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 71 के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को छोड़कर देश के किसी भी दीवानी न्यायालय को इस अधिनियम के तहत दायर किसी भी वाद या याचिका पर सुनवाई करने का अधिकार नहीं होगा। दूसरा स्टेटमेंट है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की अध्याय 7 की धारा 42 के तहत देश में NIDM में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के गठन का भी वैधानिक प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सामान्य जो दीवानी न्यायालय होते हैं यानी सिविल कोर्ट्स होते हैं, उनको इस अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है। और जो धारा 42 है वो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के गठन का भी वैधानिक प्रावधान करती है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो इसका दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, 1 और 2 सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। IMD के हीट वेव एक्शन प्लान के तहत येलो कोड का अर्थ तैयार रहें होता है, जो गंभीर हीट अलर्ट और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाता है। दूसरा स्टेटमेंट, इस प्लान के अंतर्गत ऑरेंज कोड का अर्थ अपडेट रहें होता है तथा तापमान में सामान्य वृद्धि होने पर केवल सामान्य जागरूकता बनाए रखने की चेतावनी देता है। तो दोस्तों देखिए ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कैसे? तो देखिए IMD जो है वो चेतावनी से संबंधित कुछ जो है एक तरीके का कोड जारी करता है, जिसमें येलो कोड का मतलब होता है अपडेट रहें। येलो कोड का क्या मतलब होता है? अपडेट रहें, ना कि तैयार रहें। और ऑरेंज का मतलब होता है तैयार रहें। अगर ऑरेंज कोड जारी हुआ है तो इसका मतलब तैयार रहें, ना कि केवल सामान्य जागरूकता बनाए रखना। तो अतः दोनों कथन गलत हो जाएगा, तो न तो 1 और न ही 2, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं कि एशियाई आपदा न्यूनीकरण केंद्र ADRS की स्थापना 1998 में कोबे जापान में की गई थी। तो दोस्तों अभी इसको देखे थे, इसके पहले वाली क्वेश्चन में आया हुआ था, अभी इसके पहले जो हमने डिस्कस किया, तो 1998 में ADRC की स्थापना कोबे में हुई थी। बिल्कुल सही बात है, कोबे जापान में ही है। ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 2005 से 15 के अंतर्गत आपदा जोखिम को कम करने हेतु तो मुख्य रूप से 3 रणनीतिक लक्ष्य तथा 5 प्राथमिक कार्रवाई क्षेत्रों को निर्धारित किया गया था। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और एशियन
रीजनल फोरम यानी ARF की स्थापना 1994 में हुई थी और भारत 1996 में इसका सदस्य बन गया था। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, एक दो तीन तीनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कथन और कारण पर विचार करना है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस को विश्व में शांति बनाए रखने तथा मानव जीवन की रक्षा हेतु किए गए ऐतिहासिक राहत कार्यों के लिए 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो रेड क्रॉस है ना वो 1863 में बना था और इसके प्रयासों को लेकर के, शांति बनाए रखने के प्रयासों को लेकर के 3 बार जो है 1970, 1944 और 1963 3 बार जो है नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है। कारण जो है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस शांति और युद्ध दोनों में ही परिस्थितियों में आपदा पीड़ितों तथा महामारी प्रभावितों को अत्यंत तीव्र गति से मानवीय और चिकित्सा सहायता प्रदान करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। जल हॉटस्पॉट और विवादित क्षेत्र और इसमें संबंधित नदियाँ बतानी हैं। तो अब ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, से रिलेटेड भी है। तो जो अरल सागर की विवाद अगर देखें तो अरल सागर जो है वह आमू दरिया और सीर दरिया इससे संबंधित है। जॉर्डन नदी विवाद देखोगे अगर आप तो लेबनान, इजराइल और सीरिया के मध्य है। दजला फरात नदी जो है मिस्र, सूडान और इथोपिया में है। दजला फरात नदी जो विवाद है वह टर्की, इराक और सीरिया के मध्य, और नील नदी विवाद मिस्र, सूडान और इथोपिया के मध्य। इस तरीके से ए ही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 आपदा मित्र योजना के तहत देश के सर्वाधिक बाढ़ प्रवण जिलों में स्थानीय स्वयंसेवकों को आपदा राहत और बचाव कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इस योजना के प्रारंभ में देश के कितने राज्यों को कितने सर्वाधिक बाढ़ प्रवण जिलों को चिन्हित किया गया था? तो 2016 में जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उसके द्वारा आपदा मित्र योजना की शुरुआत करी गई थी और इसके प्रथम चरण में देश के 25 राज्य और 25 राज्यों के 30 जिलों में ऐसी व्यवस्था करी गई थी। यहाँ पे होता यह है कि जो स्थानीय स्वयंसेवक हैं वही आपदा राहत एवं बचाव कार्य करने के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, ताकि अगर कुशल जो NDRF की टीम है या अदर जो प्रशिक्षित लोग हैं ना पहुँच पाएँ तो ये स्वयंसेवक वहाँ पहुँच करके राहत कार्य में लग जाएँ और त्वरित समस्या के त्वरित निपटान की ओर जो है कार्य करें। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। नीदरलैंड सरकार द्वारा नदियों के जल प्रवाह क्षेत्र को प्राकृतिक विस्तार देने तथा तटीय नदी क्षेत्रों में बाढ़ के स्थायी नियंत्रण हेतु किस विश्व प्रसिद्ध नवीन परियोजना को प्रारंभ किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रूम फॉर द रिवर परियोजना। यह नीदरलैंड सरकार की एक अत्यंत सफल बाढ़ प्रबंधन परियोजना है। इसके अंतर्गत होता क्या है कि नदियों को संकीर्ण करने के बजाय उनकी जो जल प्रवाह क्षेत्र है, उनका जो कैचमेंट एरिया है, उसको अब प्राकृतिक रूप से बड़ा विस्तृत कर दिया जाता है, जिससे बाढ़ नियंत्रण अधिक प्रभावी हो जाता है। इसको बोलते हैं रूम फॉर द रिवर परियोजना। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। देश में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रतिवर्ष सम्मानित करने हेतु सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा किस तिथि को की जाती है तथा इसकी संस्थागत श्रेणी के तहत विजेता को कितनी पुरस्कार धनराशि प्रदान की जाती है? तो देखो यह जो है घोषणा 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर की जयंती पर की जाती है और संस्थागत श्रेणी में विजेता संस्था को 51 लाख तथा व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। संस्थागत श्रेणी में 51 लाख है, व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख है, तो यह ऑप्शन ई सही हो जाएगा। वर्ष 2019 में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी ऐतिहासिक विनाशकारी आग के कारण किस विशिष्ट द्वीप पर निवास करने वाले पेड़ों पर रहने वाले कोआला नामक अति संवेदनशील जीवों की लगभग 50% आबादी जलकर नष्ट हो गई थी? तो दोस्तों दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में एक द्वीप है जिसका नाम है कंगारू द्वीप। कंगारू द्वीप, यहीं पर ऐसी घटना हुई थी और यहाँ पे पेड़ों पर रहने वाले जो कोआला थे उनकी आबादी लगभग 50% कम हो गई थी। तो आप देख सकते हैं कि जो वनाग्नि की घटना होती है उसका कितना गंभीर प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम विधेयक 2004 के तहत राज्य सरकारों को अपनी राजधानियों और नगर निगम वाले शहरों में शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के गठन की बाध्यता 41A के तहत दी गई है। निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को इस शहरी प्राधिकरण गठन की बाध्यता से बाहर रखा गया है? तो देखिए ऐसा तो प्रावधान किया गया है लेकिन कुछ क्षेत्रों को इसमें एक्सक्लूड किया गया है, यानी उनको इस तरह की दायित्व जो है
इस तरह की बाध्यता से बाहर रखा गया है। उनमें से आप देखोगे तो उसमें जो है एनसीआर आता है, दिल्ली और चंडीगढ़, ये दोनों आते हैं। विधेयक के अनुसार राज्य सरकारों को अपनी राजधानियों और नगर निगम वाले शहरों में आप देखोगे तो अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी गठन करना अनिवार्य है, लेकिन दिल्ली और चंडीगढ़ को इस प्रावधान से अपवाद के रूप में बाहर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली 1953 में प्रारंभ हुई थी और जिसके तहत प्रारंभ में केवल महिलाओं के नाम पर ही चक्रवातों के नाम रखे जाने का प्रावधान था। तो ये स्टेटमेंट देखिए बिल्कुल सही है। और 1979 के पश्चात नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में पुरुषों के नाम को भी शामिल करने की अनुमति प्रदान की गई। तो यह स्टेटमेंट भी सही है। तो ये जो है दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 के अनुसार कि धारा 3 में 2024 धारा 3 में एक नई उपधारा 3 जोड़ी गई। इसके अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिन प्रतिदिन के कार्यों के निर्वहन का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रधान रूप से केंद्रीय गृह सचिव के पास होगा। तो देखिए दोस्तों, यह एनडीएमए के दैनिक प्रशासनिक कार्यों का संचालन केंद्रीय गृह सचिव कार्यों का संचालन वाइस चेयरपर्सन के पास होगा, न कि केंद्रीय गृह सचिव के पास। ये आपको ध्यान रखना है, केंद्रीय गृह सचिव के पास नहीं होगा। जो वाइस चेयरपर्सन होता है, जो एनडीएमए का होता है, उसके पास ये ऐसा होगा। और दूसरे की बात करें तो इस विधेयक के तहत राज्यों की राज्य कार्यकारी समिति की संरचना में संशोधन करते हुए राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजीपी को पदेन सदस्य के रूप में शामिल करने का वैधानिक प्रावधान किया गया। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो कौन सा गलत बताना है? तो गलत एक हो जाएगा, एक गलत है, मतलब पहला गलत है, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 48, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने डिजास्टर के स्थान पर क्राइसिस शब्द का उपयोग करने की वकालत करी थी। तो देखिए दोस्तों, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने ऐसी रिकमेंडेशन करी थी। उन्होंने कहा था कि डिजास्टर न बोल करके क्राइसिस बोला जाए। डिजास्टर शब्द मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा के डिजास्ट्री शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ अशुभ सितारा, बैड स्टार होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वनाग्नि की निगरानी भारत में उपग्रहों के माध्यम से जंगल की आग के हॉटस्पॉट की वास्तविक समय पर निगरानी रखने के लिए MODIS तथा SNPP वायरस नामक विशिष्ट उपग्रह सेंसर प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। तो ये देखिए, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगा और ये इसका आंसर 1, 2, 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। असम राज्य के बाढ़ प्रवण क्षेत्रों के वास्तविक समय पर आकलन और वैज्ञानिक आपदा शमन के लिए देश का पहला बाढ़ जोखिम क्षेत्रीकरण एटलस तैयार किया गया है। तो दोस्तों, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इस महत्वपूर्ण एटलस का निर्माण संयुक्त रूप से असम राज्य प्रबंधन प्राधिकरण तथा इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC द्वारा उपग्रह डेटा विश्लेषण के आधार पर किया गया है। तो यह भी सही हो जाएगा। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे कुछ आपदा प्रबंधन पहल दी गई हैं और इधर नोडल संस्था या विकासकर्ता दिया गया है। तो पहला जब हम देखें NDEM लाइट 2.0 ऐप है यह इसरो के NSRC द्वारा ही इसको जो है विकसित किया गया है। रूम फॉर द रिवर यह नीदरलैंड की है। आपदा मित्र योजना यह भवन निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद की, इसको भी देखा जा चुका है। और देश का पहला आपदा सुवेदता एटलस केंद्रीय गृह मंत्रालय। नहीं, देश का पहला आपदा सुवेदता एटलस यह हो जाएगा, ये BMTPC और आपदा मित्र योजना केंद्रीय गृह मंत्रालय की पहल है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे A1, B2, C3, D4 ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो ये इसके टॉप 50 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले 50 क्वेश्चंस को देख लेंगे। तो इस तरीके से आपके कुल आपदा प्रबंधन से संबंधित 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे।